हरियाणा के विधानसभा चुनाव जुड़े पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे तमाम तरीके के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बताएंगे आपको एक ऐसी खबर जिससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रचंड लहर चल रही है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली बताएंगे क्या है पूरी खबर। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को एक बड़े नेता ने काला नाग कह दिया है दोस्तों, जिसे लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस कुलदीप बिश्नोई के नाम पर 3 से 4 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उनका हुआ है जोरदार तरीके से विरोध। बताएंगे कहां पर यह धक्का मुक्की और नोकझोंक की खबर सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर नए फेक न्यूज फैलाकर बीजेपी के लोग फैलाने लगे बवाल। बताएंगे बजरंग दल और आरएसएस के लोग विरोध करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा में सत्ताधारी दल की हार होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा विधानसभा से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना अचानक से नामांकन पत्र वापस ले लिया है। रोहतास का बीजेपी कैंडिडेट तीसरे और अंतिम लिस्ट में जारी किया गया था दोस्तों। अचानक से नाम वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ये अकेले नेता नहीं है जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है दोस्तों। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के मिनिस्टर की सीट पर चुनाव लड़ रहे कमलजीत सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को टिकट वापस लौटा दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी में यह दूसरा मामला है जब पार्टी के कैंडिडेट ने ही अपना टिकट वापस कर दिया है दोस्तों, यानी बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो हवा चल रही है शायद उसी का ही नतीजा है दोस्तों। हालांकि इससे फायदा हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा को मिलेगा। गोपाल कांडा ने बीएसपी और आईएनएलडी के साथ में अलायंस कर लिया है, तो कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार के जीतने की संभावना है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। आखिर अचानक से बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट भी क्यों नाम वापस ले रहा है? क्या भाजपा के लोग अब चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहते और क्या बीजेपी के टिकट पर कोई भी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता चुनाव लड़कर? आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर किया ताकि सभी तक लगातार पर्पल की अपडेट पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर टिकटों के बंटवारे के बाद नॉमिनेशन भर दिए गए हैं और नामांकन के लिए कई सारे नाम सामने आए दोस्तों, और अब नाम वापस लेने को लेकर भी अंतिम दिन आ चुका है। तो ऐसे में अब लगातार प्रचार प्रसार का कार्यक्रम जगह जगह देखने को मिल रहा है। ऐसे में बयानबाजियों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है दोस्तों। जननायक जनता पार्टी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक को लेकर एक विवादित बयान दिया है दोस्तों। जननायक जनता पार्टी के पूर्व नेता जो अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें लेकर टिप्पणी करते हुए नैना चौटाला ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। नैना चौटाला ने अपने पार्टी के कार्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए अनूप को लेकर कहा कि हमने उनको काफी प्यार और मान सम्मान दिया, मगर अनूप से तो दो मुंहा सांप ही बेहतर होता है। कम से कम उसका पता तो होता है कि वो किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने अनूप को शक्ल ही काले नाग जैसी दे रखी है, ऊपर से वो काला नाग भी निकल गया है। जैसे छोटा बिकता है उसी तरीके से बिक गया है। कुल मिलाकर दोस्तों नैना ने कहा कि हमने एससी और बैकवर्ड क्लास को मान सम्मान दिया। कुल मिलाकर एससी समाज से आने वाले अनूप धानक का अपमान किया गया है दोस्तों। स्टेट का मिनिस्टर भी उनको बनाया गया था। ऐसे में जननायक जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं तो शायद जेजेपी के नेताओं को दुख हो रहा है और इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि जनता को पता है कि जननायक जनता पार्टी या बीजेपी कहीं से भी इनका कैंडिडेट चुनाव लड़े एक ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों में अंतर अब जनता करती नहीं है। जनता का मानना है कि दोनों अब एक ही है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के दबाव में 3 से 4 टिकट बांटी है। भाजपा को लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि वो आराम से 3 से 4 सीटें निकलवा लेंगे। उनके बेटे को भी टिकट दिया गया और उनके साथी सहयोगियों को भी टिकट दिया गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है दोस्तों। हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल बिश्नोई के बेटे कुलदीप बिश्नोई का जोरदार तरीके से विरोध की खबर सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ किसानों ने धक्का मुक्की की और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। गांव के युवक का मोबाइल तोड़ दिया था, इसे लेकर जोरदार विरोध हुआ। वो अपने बेटे के प्रचार के लिए पहुंचे थे। आदमपुर सीट के गांव में प्रचार के लिए पहुंचे। कांग्रेस पार्टी में वह मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। बीजेपी में आने के बाद उन्हें लोगों से वोट मांगने के लिए जाना पड़ रहा है और वोट मांगने के लिए भी जाते हैं तो लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों। यानी एक दौर था जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में रहकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते थे। धीरे धीरे करके ये सारे के सारे अब भारतीय जनता पार्टी में जमीन पर जाकर लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं और इनकी इज्जत भी काफी कम हो गई है। अगर कांग्रेस पार्टी में होते तो शायद उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होता, लेकिन लोगों को पता है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए अब कुछ नहीं बचा है। वो कभी भी किसी भी वक्त पलटी मार देते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा कि आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी जितवा पाएंगे। साथ साथ कर्नाटका के मैंगलूर के अंदर वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आरएएफ के जवान तैनात किए गए थे। कर्नाटका में मैंगलूर के अंदर मिलाद उन नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। सोमवार सुबह दोनों संगठन मैंगलूर की सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए दोस्तों। प्रोटेस्ट को रोकने के पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी, जिसे तोड़ दिया गया। स्थिति को काबू करने के लिए आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। हिंसक प्रदर्शन को लेकर दक्षिण कन्नड़ के एसपी ने कहा कि ईद ए मिलाद से एक दिन पहले हमने जिला सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया था। कुल मिलाकर दोस्तों शांति भंग करने को लेकर यह पूरा मामला है।
आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में शराबबंदी लागू किया जाना तो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जनता की राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार बनते ही शराबबंदी को बैन कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों एक तरीके से फिर से शराब बेचने की इजाजत दे दी जाएगी बिहार के अंदर। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस तरीके का बयान दे रहे हैं और बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों को जमकर शेयर किया जा रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस के मुखपत्र के मेन सोशल मीडिया हैंडल से भी वीडियो तस्वीरें शेयर की जा रही है दोस्तों, और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी इस तरीके की खबरें चल रही है प्रशांत किशोर को लेकर। तो साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार को लेकर प्रशांत किशोर के पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है कि देश के अंदर बड़े बड़े मीडिया में भी अब प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी है। साथ साथ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का सपना ना तब देखा था ना अब देखा है। मुख्यमंत्री रेस को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें स्पष्ट करते हुए कहा कि याद रखे जिन्हें हम परिवार मानते थे उन्होंने विश्वासघात किया, जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है अगर वे अपनी मां शिवसेना पर हमला करते रहे तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसलिए मुझे यह सरकार नहीं चाहिए, मेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं था, अब भी नहीं है मेरा ऐसा कोई सपना। हम लोगों का मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई ख्वाब नहीं है, केवल हम लोग चाहते हैं कि राज्य के अंदर एक ऐसी सरकार बने जो जनता को धोखा ना दे। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है वो जनता को कभी भी धोखा देते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों आरएसएस प्रमुख बोले, कहा देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू हैं क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता है, नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है, यह चिंता का विषय है। अलवर के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक एकत्रीकरण कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और अन्य पदाधिकारियों ने समारोह में हिस्सा लिया है। इस दौरान टिप्पणी करते हुए मोहन भागवत की ओर से हिंदुओं को हर चीज के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत सभी लोगों का है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि देश में अच्छे और बुरे के जिम्मेदार हिंदू हैं, जबकि देश का हर सिटीजन अच्छे और बुरे के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन इस तरीके से कहना हिंदू और अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार है, यह साफ तौर पर संकेत देता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आरएसएस के दिमाग में केवल और केवल हिंदुत्व चलता रहता है और ऐसे में हिंदुओं का भी अपमान किया जा रहा है, ये कहकर कि अच्छे बुरे हर चीज के लिए हिंदू जिम्मेदार है। साथ साथ केजरीवाल कल दिल्ली के सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पीएससी की मीटिंग बुलाई है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। केजरीवाल ने 15 सितंबर को घोषणा की है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अभी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर फैसला केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल लेगा। मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिले, बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इसके अलावा पार्टी की पीएसी की बैठक भी हुई है। दोस्तों केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े केस में 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 10 साल और 100 दिन में मोदी सरकार ने 35 लाख करोड़ की लूट की है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की है। दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में 100 दिन पूरे हो गए। ऐसे में मोदी सरकार ने कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाकर लोगों से भारी लूट की है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं कि 100 दिनों का उनके पास एजेंडा तैयार है, 100 दिनों में ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन जब अंततोगत्वा 100 दिन पूरे हो गए हैं तो अब दूर दूर तक भाजपा के लोग सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं कि 100 दिन उनके सरकार के हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि नहीं पता है कि उनकी सरकार नहीं है, केवल नीतीश कुमार और टीडीपी के समर्थन से चल रही सरकार है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे दोस्तों। बहुत धन्यवाद।